बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रीमेट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक नया दिन, हमारे साथ नए गेस्ट हैं जो स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इंशाल्लाह आज एक नए टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। इस तरह के टॉपिक्स बहुत कम ग्रुप्स में या सोशल मीडिया चैनल्स पे या न्यूज़ चैनल्स पे बहुत कम डिस्कस होते हैं। कि जब आप एक एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद आपने दूसरे कंट्री में जाके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस होते हैं, आपने पैकिंग क्या करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में वेदर डिफरेंट होता है, दूसरे मुल्क में डिफरेंट, कौन-कौन सी थिंग्स आपने एसेंशियली करनी होती हैं दूसरे मुल्क में जाके, क्या-क्या बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो इसी सिलसिला में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब को और डॉक्टर सादुल्लाह साहब को, साद हुसैन को सॉरी। तो इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं कलीमुल्लाह भाई को माइक पास करूँगा, वो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएँ, फिर उसके बाद साद की तरफ चलते हैं। ओके कलीमुल्लाह भाई। जी जी। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम कलीमुल्लाह है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ शंदोंग यूनिवर्सिटी में, चाइना की, और शिंगदाओ कैंपस में। तो मेरी जो पीएचडी है वो है बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और यहाँ पे मेरा पहला साल है और मैं 3 साल रहा हूँ चाइना में। मैंने मास्टर भी जिलिंग यूनिवर्सिटी से की है और उसके बाद जैसे ही मेरी मास्टर कंप्लीट हुई तो मुझे पीएचडी में एडमिशन मिला और मैं पीएचडी कंटिन्यू कर दी और ये तीसरा साल है। तो ये था मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और साद भाई आप। ओके, साद भाई आप भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप दोनों का? ठीक ठाक है। साद अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है मेरा और मैं पीएचडी कर रहा हूँ शानजाओतंग यूनिवर्सिटी से। तो ये नाइनी की यूनिवर्सिटी है चाइना में और करंटली मेरा 3rd ईयर है। और बेसिकली मैंने बैचलर और मास्टर्स दोनों किए थे कॉमसेट से। देन मैं आया चाइना में और ये 3rd ईयर है पीएचडी का। इकोनॉमिक्स मेरी फील्ड है, तो बेसिकली रिसर्च मेरी फाइनेंस में है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ओके, शुक्रिया। चलें कलीमुल्लाह भाई से शुरू करते हैं। कलीमुल्लाह भाई, जब किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नोटिस मिल जाता है, तो उसके बाद वो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, उनके पास कोई लिस्ट नहीं होती, मैंने क्या साथ लेके जाना है, मैंने पाकिस्तान में कौन-कौन से स्टेप्स लेने हैं, उधर जाके मैंने क्या-क्या करना है। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में ब्लंडर्स भी करते हैं, जो कि समझ लें कि वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। तो आप बताएँगे जब आपके हाथ में एडमिशन नोटिस है, उसके बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? पहले हम मुझे बात करनी होगी। अच्छा, जब जैसे ही स्टूडेंट के पास से एडमिशन लेटर आ जाता है तो सबसे पहली बात तो उनको वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो कि ऑब्वियस बात है। तो जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाए तो उसका भी अपना एक प्रोसेस है वीज़ा अप्लाई करने का, जो कि आप उनकी वेबसाइट जो है, चाइना एम्बेसी की काउंसिल जो हो या एम्बेसी हो, उनकी अपनी वेबसाइट है, उस पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और फिर जाना होता है इंटरव्यू देने या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने। तो ये तो हो गया वीज़ा प्रोसेस। उसके बाद अगर आपको पैकिंग करनी है या दूसरी चीज़ें सेट करनी है जो कि आप चाइना लेके आना चाहते हो, क्योंकि ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, अगर आपको एडमिशन लेटर मिला है और आपकी स्कॉलरशिप है तो आपको वीज़ा मिलना ही मिलना है।
उसके 95 to 99% चांसेस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद फिर कौन-कौन सी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, कौन-कौन सी खाने-पीने की चीज़ें हो, किस किस्म के क्लॉथ्स आपको लेने चाहिए, और कैसे आपको सेटिंग करनी चाहिए, कैसा माइंडसेट बनाना चाहिए कि आपको ईज़ी ज़िंदगी गुज़रे चाइना में। तो 3-4 चीज़ें हैं जो बेसिक है चाइना में आने से पहले आपको पाकिस्तान से जो लेके आनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने खाने-पीने की चीज़ें, क्योंकि चाइना में जो उनका फूड होता है वो तो चाइनीज़ होता है। ऑनलाइन पाकिस्तानी चीज़ें भी मिल जाती है, ताओबाओ से या पिंटोडो से, तो ये 2 एप्लीकेशन भी याद रखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप चाइना में एंटर हो तो ये 2 एप्लीकेशन भी आपको ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। और उसके बाद जब आप पाकिस्तान से आओ तो खाने-पीने की चीज़ें मतलब ड्राई फ्रूट हो गए, उसके बाद मसाले हो गए पाकिस्तानी, क्योंकि अगर आपको चाइनीज़ खाने पसंद नहीं है तो आपको खुद को कुकिंग करनी पड़ेगी। अगर खुद को कुकिंग करनी पड़ेगी तो आपके पास पाकिस्तानी मसाले होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें, आप जब चाइना में आओ तो आप जो भी इसमें देख रहे हैं वो ज़रूर समझें कि उनको अपने कल्चरल जो क्लॉथ्स हैं वो भी ज़रूर लेके आने चाहिए, क्योंकि चाइना की मोस्टली जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो कल्चरल प्रोग्राम्स भी रखती हैं हर साल, जिसमें जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो कल्चरल क्लॉथ्स पहन के और एक किस्म का यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल लगता है। तो ये तो 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो हर स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए, वो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपके जो डिग्री है प्रीवियस, और मार्कशीट, और जो भी आपने अप्लाई के वक्त सबमिट किए थे डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप ज़रूर अपने साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो उन डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से आ रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तानी डिग्रियाँ भी अपने साथ लेके आना चाहिए, और उनकी जो भी कापियाँ वगैरह हैं वो मैं भी आपसे ले लें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए, वो ये है कि आप अपने देखो कि सूटकेस कितना होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्लेन में आते हो, जब टिकट बुक करवाते हो, तो आपको उस हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती है कि हमारा सामान कितना केजी होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें ये रखनी चाहिए। अच्छा, एक और बात जो मैं भूल गया वो ये है कि पहले देखो कि आपके यूनिवर्सिटी की लोकेशन कौन-सी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो फिर उस हिसाब से क्लॉथ्स और शर्ट्स, पैंट्स और जो भी आपके नेसेसरी चीज़ें हैं, वो लेके आने चाहिए। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी पहले, जिलिंग यूनिवर्सिटी, वो थी चांगचुन में, और वो बहुत ठंडी जगह है बिल्कुल। चाइना में। तो इसीलिए मैंने थोड़ी, जो उस टाइम पे इतनी गर्मियाँ थी पाकिस्तान में, लेकिन मैंने जैकेट्स वगैरह खरीदी थी, जैकेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें खरीदी थी। तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी किस लोकेशन पे है। तो जैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे जब आओगे आप, तो यहाँ पे पहले आपके पास तो पैसे नहीं होंगे इतने, और पाकिस्तान से जब लेके आओगे तो वो चीज़ें फिट होगी आप पे और आपको ईज़ी लगेगा पहनने के लिए, पहनने में। तो ये तो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन था। जी। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह भाई। अच्छा साहब मुझे ये बताएँ जब मैं यूरोप में आया था तो जो पाकिस्तान के और चाइना के ड्रेस थे वो यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं थे, तो मुझे यहाँ पे आके दोबारा हर चीज़ य इनके अकॉर्डिंग बाय करना पड़ी। तो क्या जिस तरह कलीमुल्लाह भाई ने कहा कि आप कपड़े लेके आएँ, कल्चरल ड्रेस को छोड़ के क्या जो दूसरे डेली लाइफ़ में हम कपड़े पहनते हैं वो लेके जाएँ चाइना में जो एप्लीकेबल हैं वहाँ पे या नहीं? या बच्चे थोड़े से पैसे ज़्यादा ले जाएँ और वहाँ से जाके बाय करें? देखिए कलीम भाई ने जहाँ तक ट्रेडिशनल ड्रेस की बात की सलवार कमीज, वो तो ज़रूर लानी चाहिए क्योंकि कभी-कभार ईद वगैरह पे डालनी पड़ती है, किसी और ओकेज़न पे। बाकी आपकी बात ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कपड़े ले आते हैं यहाँ।
तो यहाँ आके उनको अगेन शॉपिंग करनी पड़ती है। अब मैं जब आया था ना फर्स्ट टाइम चाइना में, तो मैं कम से कम 5-7 शलवार कमीजें लेके आया था, वो सारी मैंने आज तक कभी भी नहीं डाली। तो इसलिए ये बात ठीक है, कल्चरल ड्रेस जरूर आप लेके आए, बट मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा जो कैजुअल ड्रेसिंग है या जो बाकी जैसे फॉर्मल ड्रेसिंग है, वो यहाँ से आपको बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब कोविड था ना, कोविड बिल्कुल खत्म हुआ था, तो मुझे अभी तक याद है कि पीआईए ने जो फर्स्ट फ्लाइट अभी दी, उसमें पैकेज बहुत हाई दिया स्टूडेंट को कि आप 90 केजी वेट ला सकते हैं ना। तो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स दालें और हर चीज मतलब लेके आए। तो वहाँ ये हुआ कि फिर मैंने क्वारंटीन करना था 14 दिनों का, और कुछ नहीं 21 दिनों का। तो उसमें ना बैग सबके मतलब खराब हो गए बैग्स, क्योंकि दालें और ये वो चीजें बहुत भारी होती हैं, तो उसमें फिर आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है एयरलाइन कभी कभार ना बैग्स को। तो पिन दो दो एक ऐप है यहाँ चाइना में जो रहते हैं, पता है उनको, तो दालें और बहुत सारी चीजें, इसके अलावा पाकिस्तानी जितनी चीजें हैं वो सब यहाँ से मिल जाती हैं मेरे ख्याल से। तो आपको कुछ खास अगर जैसे कि कुछ जैसे मिठाई, कोई खास हलवा किस्म की कोई चीज लानी है, स्वीट डिश, तो आप ला सकते हैं। बट आई थिंक मेरे ख्याल से जो राइस या बहुत बड़ी क्वांटिटी में दाल वगैरह लोग लाते हैं, कोई और चीज लाते हैं, मेरे ख्याल से ये चीज लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हर चीज मिल जाती है ऑनलाइन। आपको पता है साथ हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, वो आटा भी लेके आती होती थी पाकिस्तान से। सही है, एमर ऐसे ही है, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में चीजें आते हैं ना, मतलब 10 केजी 15 केजी एक एक आइटम इतना लेके आते हैं। तो आई थिंक वो हाँ। खुद ही सफर भी करते हैं बाद में, एयरपोर्ट पे चलना बहुत पड़ता है, इनकी एयरपोर्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपको पता ही है। तो वो हम्म। बाद में ना बैग फट जाते हैं उनके, और उनके व्हील्स वगैरह टूट जाते हैं, तो बड़ा वो स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं, फिर नए आए होते हैं बेचारे। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको कोई ऐसी चीज लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पिन दो दो से सब कुछ मिलता है, तो वो पिन दो दो, इसके अलावा 2-4 पाकिस्तानी ऐप, मतलब पाकिस्तानी इंडियन स्पेशल चीजों की ऐप्स हैं यहाँ। तो उनसे आप हर चीज परचेज कर सकते हैं। दूसरा, मैंने एक और चीज एडअप करनी थी जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी ना उनके लिए, कि आप लोग मेडिकल जरूर करवा के हैं पाकिस्तान से, खासतौर पर जो इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, लाहौर वाले भी ना। चाइनीज एक्यूपंक्चर सेंटर है, शायद F10 में है, F10 में, आई डोंट रिमेम्बर, वो आप मैप देख सकते हैं। तो आप मेडिकल जरूर करवाते हैं, इसकी उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, कि एक तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको मसला नहीं है किसी भी तरह का, मतलब खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी हो जाता है किसी के साथ, केयरफुली चलना चाहिए ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ आगे आपको मेडिकल कराना है वीजे से, सॉरी पीएसपी, जब आपका परमिट लगना है उससे पहले, तो अगर आप मेडिकल करा के आएंगे तो ये चाइनीज एक्यूपंक्चर सेंटर यहाँ वेरीफाइड है पूरे चाइना में, मतलब वो आपका मेडिकल लेंगे और उसका इक्विवेलेंट आपको दे देंगे। तो मेरी सब स्टूडेंट्स जो अभी आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप जाएं चाइनीज एक्यूपंक्चर, आप जाएंगे, वो आपको 3 से 4 आवर्स में आपका मेडिकल दे देंगे, ठीक है। और वो बहुत मिनिमल कॉस्ट होती है, चाइना में कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है, ऑलमोस्ट यहाँ 400 जो लगते हैं हमारे एक मेडिकल पे ना। तो वो बिल्कुल। जरूर आप करवा के आएं। अच्छा, एक कमेंट आया है कि पाकिस्तानी आटा चाइनीज आटे से डिफरेंट होता है, ऐसा कुछ है? ये ऐसा बिल्कुल ये ट्रू बात है, क्योंकि चाइनीज जो है व्हाइट आटा खाते हैं, जो मैदा कहते हैं जिसको हम पाकिस्तान में ना। तो ये ट्रू हम्म। बात है, लेकिन यहाँ भी मल्टीग्रेन आटा मिल जाता है, आप सर्च करने मेरे वाले ख्याल बने। से आप, हाँ, जी जी। कलीमुल्ला भाई, हम उधर ना दो आटे मिक्स करके पाकिस्तान जैसा बनाते होते थे चाइना में। नहीं, यहाँ पे मैंने एक ढूंढी है लिंक जहाँ से पाकिस्तानी आटा भी मिल जाता है। तो अगर आप पिंदोदो पे या ताओबा पे ढूंढ लेना तो पाकिस्तानी आटा भी मे बी 100% एज इट तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो हम्म। सेम ही होती है उनकी टेस्ट पाकिस्तानी आटे की और चाइनीज की। तो मे हम्म। बी वो इतना इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क आना है तो ये हम्म। इशू नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया वो ये है कि आपको मेडिसिन ज़रूर लेके आनी चाहिए। जैसे पेनाडोल हो गई, अगर किसी को कोई इशू है तो वो भी अपने हिसाब से अपनी मेडिसिन लेके आए। और राइजिक हो गई या इस तरह के कोई हाजमे का मसला होता है ना, तो ये मेडिसिन ज़रूर लेके आए अपने साथ, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि पाकिस्तानी मेडिसिन और चाइनीज़ मेडिसिन डिफरेंट है। तो अगर आप चाइना में बीमार हो गए और चाइनीज़ मेडिसिन ली तो उससे जल्दी में ठीक नहीं हो जाएंगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मेडिसिन ज़रूर लेके आए। ठीक है, तो मेडिसिन के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लाजमी है? कोई एयरपोर्ट पे चेक करते हैं? क्योंकि जब मैं यूरोप में आया था तो उन्होंने मुझे कहा था प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं डॉक्टर की,
तो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी, तो उन्होंने साइट पे कर दी थी मेरी सारी मेडिसिन। अच्छा, मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मैं मेडिसिन लेके आया था तो मुझे तो किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है, या ठीक है। साइट पे नहीं की थी किसी ने, तो मेरे ख्याल से उसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मेरा एक दूसरा दोस्त है, वो भी बहुत सारी मेडिसिन लेके आया था अपने साथ, उसको भी किसी ने नहीं रोका। ठीक है। अच्छा, तो एक इस मुझे तरह ना का नहीं है मैसेज सीन, आया है, नहीं होता, कभी एक कभी मैसेज आता है लेकिन नहीं होता ये। अच्छा, एक मैसेज आया है, हमारे रेगुलर जो व्यूवर्स हैं उनमें फीमेल्स भी हैं, तो वो कह रही हैं कि फीमेल्स क्या पैकिंग करें। आप हम मेल्स की डिस्कशन कर रहे हैं, तो फीमेल्स क्या पैकिंग करें, इसका भी थोड़ा सा मेंशन कर दें। साथ भाई, आपको आप प्लीज शुरू करें। फीमेल के लिए भी वही एडवाइस है, मतलब मेरी तो ये है कि आप ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ना लाएं, एक्सेप्ट ये कि वो भी अगर फीमेल शलवार कमीज लाना चाहें तो वो ले आएं, क्योंकि ड्रेसेस यहाँ आके आपको पता है, इवन आप यूरोप में गए हैं ना चाइना से, तो आपको पता है वहाँ की ड्रेसिंग डिफरेंट है, सर्दियों की बिल्कुल। डिफरेंट है, गर्मियों की डिफरेंट है, तो वो ड्रेसेस फिर यहाँ डालने का दिल भी नहीं करता ना। तो एक दो अच्छे ड्रेसेस, जैसे एक दो लहंगा लेके आ सकती हैं वो, एक दो शलवार कमीज लेके आ सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा ड्रेसेस फीमेल्स को भी लाने की जरूरत नहीं है। और चाइना में आपको पता है बहुत वैरायटी ऑफ ड्रेसेस अवेलेबल हैं, तो उनके लिए भी यही है, बस ये है कि अगर कोई आपका बहुत स्पेशल किस्म की फूड, जैसे आप मुल्तान के लोग हैं, सोहन हलवा खाते हैं, कोई इस तरह की चीज़ जो कि बहुत यूनिक है, वो आप ज़रूर लाइए, बट कॉमन चीज़ें ना लाइए। मेरा ये आपको मशवरा है, सबको चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, तो कलीमुल्ला भाई, हमने पैकिंग कर ली है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स तो छोटे होते हैं। जब मैं चाइना के एयरपोर्ट्स पे गया था, वो बहुत बहुत बड़े थे। तो वहाँ पे बहुत सख्त चेकिंग होती। इवन उन्होंने मेरी बेल्ट भी उतरवाई थी, मेरी शर्ट भी, उन्होंने जो जैकेट थी, मेरे शूज़ भी उतरवाए थे। तो ये बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने मेरा लैपटॉप भी निकलवा लिया, सब कुछ। तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं। क्या क्या चाइनीज़ एयरपोर्ट्स पे लैंड करने के बाद क्या बिहेवियर होना चाहिए और किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? अच्छा, चाइनीज एयरपोर्ट पे, या मैं भी जब आया था पाकिस्तान से, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उस टाइम पे बहुत बुखार भी था। तो एक तो मेरी ट्रांजिट फ्लाइट थी कराची से दुबई, दुबई से फिर ग्वांजो थी, फिर ग्वांजो से फिर चांगचुन थी। तो बहुत हेडेकिंग था। तो जब पाकिस्तान से आओ आप चाइना के लिए, तो पहले तो आप वो देखो कि आपकी जो चीज़ें हैं पैकिंग की हुई है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेंसिटिव हो, जो चाइनीज़ लॉज के मुताबिक ना हो। तो सबसे पहली तो ये ज़हन में रखनी चाहिए। अगर आपको वहाँ ठीक है, तो फिर तो पैनिक होने की कोई बात नहीं, फिर वो बेल्ट उतरवाएँ या शर्ट उतरवाएँ, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं हुआ था। आया कि उन्होंने तलाशी वगैरह, ये वो तो नॉर्मल ही है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत तेज़ होती है चाइनीज़ एयरपोर्ट पे, तो वो तो ली थी। बाकी पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक वीज़ा है, आप लीगली आ रहे हो, इलीगली नहीं आ रहे, तो ये तो बात ठीक हो गई। उसके बाद फिर अगर वो कहते हैं कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो फिर वो कोऑपरेट भी करते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ पता नहीं, उसको कहो कि मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ पे जाना है, किसी से भी आप काउंटर पे पूछ सकते हो, तो वो आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। एक बार आप सिर्फ आ जाओ एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन लगे, आप वो किसी से भी पूछ सकते हो कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, वो आपको गाइड कर देंगे। और पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, तो शिनजियान एयरपोर्ट पे सख्ती होती है, आई थिंक। आपका एक्सपीरियंस है साथ कलीमुल्ला शिनजियान एयरपोर्ट का? ये उरुमची पे होती है सख्ती, उरुमची उरुमची पे पे चेकिंग बिल्कुल। होती है, आपका काफ़ी सख्त थोड़ा चेकिंग करते हैं। लेकिन उसमें जैसे कि डिफरेंट कलीम भाई या, ने बात की ना, आप शिनजान से आए हो ना। मैं तो उरुमची से एक उसमें दफ़ा आया था, उन्होंने बहुत तंग किया था उरुमची वालों ने। उरुमची उरुमची पे तंग करते हैं, और ये काफ़ी पाकिस्तानी उरुमची के थ्रू आ भी रहे हैं, चाइना सदर्न के थ्रू ना इस दफ़ा। तो उरुमची वालों हुँ। को मैं यही कहूँगा, कोई भी आप इस तरह की चीज़ ना डालें जो सेंसिटिव हो, जिस पे आपको वो पूछ-गछ करें आपसे।
तो अगर आपके पास नॉर्मल चीज़ें होंगी तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। और दूसरा ये कि अपनी इंस्ट्रक्टर या अपनी जो भी आपके साथ यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड बंदा है ना, उसका कॉन्टैक्ट ज़रूर रखें, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो अक्सर आपको कहते हैं उनसे बात कराओ। तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट, ओके। इवन मैं खुद बड़ा सफ़र किया था मैंने। वुहान में मैं जब आया था फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कहा आप बात करवाएँ, तब अर्ली मॉर्निंग थी बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी फिर चेकिंग की थी मोबाइल की और हर चीज़ की। तो अपनी ज़रा अच्छा, मुझसे इंस्ट्रक्टर या अपने जो हाँ, जी, जी। मुझसे उन्होंने यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछा था, मेरा प्रोफ़ेसर का नाम, ठीक है, हुँ, हर चीज़ उन्होंने एग्ज़ैक्टली। मुझसे पूछी थी। तो कुछ बच्चे होते हैं कि ये चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल। नहीं करनी। दूसरा आपका मोबाइल जी। चेकिंग करना बहुत यूजुअल है, आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। अगर वो आपको मोबाइल चेक करें गैलरी वगैरह या आपसे कोई नॉर्मल सवाल करें तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। पैनिक करेंगे वो और आपसे फिर पूछेंगे। तो बेसिकली हुँ। कोई सेंसिटिव चीज़ ना लाएँ, कोई इश्यू नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, 7 का क्वेश्चन है, आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेडिसिन। वन स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट ही वांट्स टू बाय सम मेडिसिन ऑफ एन acute disease for his uncle from China to Pakistan. The amount of medicine is a bit high, so is there any such case you guys witnessed that China allowed that such medicine to bring to Pakistan? One of the student is diabetic patient. They want to bring their medicine for 6 months to 1 year. Similarly, the amount of this medicine will also be high. So, is it okay to carry that much medicine? काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये। देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि मेरे जो पर्सनली एक मेरे फ्रेंड हैं, वो अपने बेटे के लिए ना, उनका बेटा है यहाँ, तो वो बीमार है थोड़ा-सा। काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन लाए थे पाकिस्तान से, तो मेडिसिन पे आमतौर पे कोई इश्यू नहीं किया जाता, किसी भी एयरपोर्ट पे, पाकिस्तान या चाइना के, आम तौर पे। बट अब मेडिसिन किस टाइप की है, मुझे नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का टू बी ऑनेस्ट। तो बट आई थिंक यूजुअली बात आई करूँ तो थिंक उस पे कोई इश्यू नहीं किया जाता। चाइना से चाइना की मेडिसिन नहीं लाने देंगे, क्योंकि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कि ये मेडिसिन जो है दूसरे मुल्क में लेके जा सकते हैं। क्लीमुला ऐसा होता है क्योंकि हम मेडिसिन का लॉ पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यूरोप की कोई मेडिसिन पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ, तो मेरे पास इनकी तरफ से कोई लेटर होना चाहिए कि ये मेडिसिन लेके जा सकता है ये वाली। आपकी बात बिल्कुल सही है और लॉजिकल है। तो अगर उसके पास जो भी मेडिसिन लेना चाहता है और इतनी बड़ी क्वांटिटी में है, तो उनके पास कोई सबूत होना चाहिए टू बी सिक्योर साइड। मोस्टली वो बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें नहीं पूछते, लेकिन क्योंकि अगर पूछ लिया तो फिर क्या होगा? तो बिल्कुल, तो इसीलिए एहतियात ज़रूरी है। तो एक इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। आपके पास अगर लेटर कोई चीज़ है कि ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए है, तो फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप वो उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हो। क्योंकि मैं एक बिल्कुल। केस पढ़ा था, कोई ऐसी ऐसी ड्रग्स पाकिस्तानी स्टूडेंट लेके लेके आ रहा था पाकिस्तान से चाइना, तो उसको मैं भी अरेस्ट कर लिया था। मुझे पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन मैं कहीं पे पढ़ा था ये केस। तो बाद में उनको पता चला कि ये कोई ड्रग्स वगैरह नहीं है, ये उनकी मेडिसिन थी, तो उसके बाद उसको छोड़ दिया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो नस्वार का केस आया था, हमने भी देखा था वो, नस्वार वो जो है या तुर्की ना। में हुआ था, तुर्की में। हाँ, हाँ, तो ये तुर्की में ही उसको बैन कर अच्छी दिया था उन्होंने। तो मेडिसिन का भी बेसिकली डिपेंड करता है आप किस टाइप की ला रहे हैं ना। तो आई थिंक अगर हुँ, नॉर्मल जैसे डायबिटिक आपने बोला है, डायबिटिक पेशेंट की मेडिसिन आई थिंक उसमें कोई इश्यू नहीं होगा मेरे ख्याल से। बट ये है कि अगर हुँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, तो फिर वो हर एयरपोर्ट इश्यू करता है। जैसे पाकिस्तानी कस्टम भी अगर आप कोई चीज़ बहुत बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल, में ला रहे हैं तो उसको पूछताछ ज़्यादा करेंगे फिर ना। तो क्वांटिटी भी बिल्कुल, मैटर करती है। जी। बिल्कुल। तो कलीमुल्लाह भाई, अब हम एयरपोर्ट से जाना है यूनिवर्सिटी, बच्चों को आपको पता है एयरपोर्ट्स दूसरे सिटी में होते हैं, यूनिवर्सिटी दूसरे सिटी, तो कैसे जाएँ? ट्रेन ज़्यादा सही रहेगी या वहाँ पे बसेस भी चलती हैं? क्या वो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का वे इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे? ओके। दो तरीके हैं अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के। जो आपने केस बताया कि दूसरी सिटी में एयरपोर्ट होता है और यूनिवर्सिटी दूसरे सिटी में होती है। कभी-कभी ऐसे भी होता है यूनिवर्सिटी भी सेम सिटी में होती है। जैसे मैं हूँ छिंगदाओ में और पहले चांगचुन में था। तो चांगचुन में भी एयरपोर्ट है, छिंगदाओ में भी एयरपोर्ट है। तो वो
करीब 1-2 घंटे का फासला है, इतना दूर नहीं है। तो अगर कि ये केस है तो फिर क्या होगा, आप नए हो, आपसे पहले ही स्कूल आपका कांटेक्ट करेगा कि आप कब आ रहे हो और कैसे आ रहे हो। तो वो जब आपसे कांटेक्ट करे तो आप उनको कहोगे हमारे लिए कोई गाड़ी अरेंज करे, और वो मोस्टली कहते भी हैं कि हम क्या आपके लिए गाड़ी अरेंज करें, और अपना टाइम बताओ, किस टाइम पे लैंडिंग होगी आपके एरोप्लेन की और कैसे होगा ये। तो आप उनको वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो अपने स्कूल के साथ, तो फिर वो आपको गाड़ी भेज देंगे एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे। वहाँ से फिर आप अपनी कैंपस आ सकते हो। तो दूसरा जो आपने केस बताया कि अगर दूसरे सिटी में हो, या ऐसे भी हो सकता है कि आप शिनजियान एयरपोर्ट पे उतरें या ग्वांजो एयरपोर्ट पे उतरें और फिर आपको दिल करे कि आप ट्रेन के ज़रिए दूसरी सिटी आना चाहते हो, तो फिर क्या होगा, आप वीडियोस देखें थोड़े से कि चाइनीज़ ट्रेन कैसे काम करती हैं और उनकी टिकट कैसी करवाई जाती है। अगर आपके पास पहले टिकट है तो फिर आप जिस भी सिटी में आपकी लैंडिंग हो प्लेन की, तो फिर उस सिटी में आप इंफॉर्मेशन लें उन लोगों से। आपके सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात हम भूल रहे हैं वो ये है कि आपके पास ट्रांसलेटर ऐप एक होती है, वो आप डाउनलोड करें जो इंग्लिश से चाइनीज़ में ट्रांसलेट करे, क्योंकि मोस्टली चाइनीज़ जो यहाँ के सिटीज़न है वो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो फिर उनको आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके बता सकते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ट्रेन स्टेशन जाना चाहता हूँ। तो जब आप उनको बताएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कैसे जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे दीदी यानी कि आप जैसे पाकिस्तान में उबेर होता है, तो वहाँ पे आप किराए पे करवा सकते हो अपनी टैक्सी, जो आपको ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट लेके जाएगी। फिर वहाँ से आप जब जैसे ट्रेन स्टेशन पहुँचो तो फिर किसी से भी पूछ सकते हो कि मेरी ट्रेन कौन सी है, कैसे होगी। तो वो पूछ चाइनीज़ जो यहाँ पे लोग हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। तो जो भी आप उनसे चीज़ें पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। तो आप जब ट्रेन स्टेशन पे पहुँच गए फिर पूछोगे किसी से, वो आपको बताएगा कि ये ट्रेन इस टाइम पे जाएगी, ऐसे होगा, फिर आप वो तो हो जाएगा आपका काम। और जैसे ही सिटी में पहुँचो तो फिर आप अपने स्कूल से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये है, लेकिन इस बीच में आप एक चीज़ मत भूलो कि आपका कांटेक्ट अपने स्कूल के साथ बिल्कुल ज़रूर रहे, उससे कांटेक्ट ख़त्म मत करो। उनको बताओ, अपडेट दो कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो साद अब हम यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं। यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है? बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है? स्टूडेंट कार्ड कैसे लेना है? और इसके बाद फिर मैं मज़ीद कलीमुल्लाह से पूछूँगा। देखें, सबसे पहले तो जाके आपने डॉर्म अपनी लेनी होती है, क्योंकि यूजुअली जब भी नए स्टूडेंट जाते हैं तो उन्होंने डॉर्म बुक की होती है ऑनलाइन, या हर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर डिफरेंट होता है ना। तो सबसे पहले आपने सर्विस सेंटर होते हैं यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, आपने सबसे पहले वहाँ जाके अपना एडमिशन लेटर और बाकी चीज़ें दिखा के, डॉर्म की रजिस्ट्रेशन दिखा के, सबसे पहले आपने अपने रूम तक जाना है, क्योंकि थके हुए होते हैं। लेट्स सपोज अगर ट्रांजिट 4-5 घंटे का भी है तो भी आपका एक दिन लग जाता है ना। तो सबसे पहले आपने डॉर्म बुक करनी है, और अगर बुक है ऑलरेडी तो फिर आपने डायरेक्ट अपने रूम में चले जाना है। फिर यूजुअली जो प्रोसीजर होता है, जैसे आपने कहा स्टूडेंट कार्ड बनवाना है, और इसके अलावा बाकी काम करने होते हैं जिसमें बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है, सिम लेनी होती है आपने। तो ये स्लो फ्लो होते हैं यूजुअली। अपने चाइनीज़ से जो सीनियर है ना यूनिवर्सिटी में, उनसे आप ज़रूर कॉन्टैक्ट रखें, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप जा रहे हैं, उनको हर एक-एक चीज़ का पता होता है। तो कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है उनके साथ। और इसके अलावा बाकी पीएसबी ऑफिस जो वीज़ा लगवाना होता है, उस तक आई थिंक आपको 1 मंथ लग जाता है कम से कम ना, मतलब जिस दिन आप चाइना अप्रोच किए हैं, उसके बाद से 1 मंथ लगता है आपको इन सारे कामों में। तो ये सारे स्लो होते हैं बेसिकली। बट ये कि सिम लेना बहुत ज़रूरी होता है। सिम के लिए आप कॉन्टैक्ट करें किसी सीनियर से कि वो आपको बता दे। चाइना यूनिकॉम है, चाइना टेलीकॉम है। तो इसके अलावा स्टूडेंट पैकेजेस होते हैं उनके, आपने ये बहुत केयर करनी है, क्योंकि यहाँ आप शियान में हमने स्टूडेंट पैकेज लिया हुआ है तकरीबन 40 यूएन का पर मंथ। और जो कि बिजनेस वाले या कोई भी और भी फॉरेनर आता है उसको 100 यूएन तक पड़ता है।
तो स्टूडेंट पैकेज बहुत सस्ते हैं, आपने ये चीज़ केयर करनी है, आप दूसरा पैकेज ना लगवा लें, फिर आपका वो कंटिन्यूस लगा रहेगा, या आपको फिर बहुत चेंज करवाना पड़ेगा जाके। इसके अलावा जैसे बैंक अकाउंट का है, तो बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका पहला जो स्टाइपेंड है वो कभी कभार डिले होकर सेकंड मंथ तक आता है, तो इतनी सेविंग नहीं होती यूजुअली ना स्टूडेंट्स के पास। तो और बाकी मेडिकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल के बगैर आपका परमिट नहीं लग सकता। तो मेडिकल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप चाइनीज़ अकुपंक्चर से करा के जाएँ, हॉस्पिटल में आप जाके जमा कराएँगे, तो आपको उसका इक्विवेलेंट दे देंगे। तो उसके बाद आप देन वीज़ा अप्लाई करें, जब वीज़ा अप्लाई हो जाता है उसके बाद आपका स्टाइपेंड भी आ जाता है, और उसके बाद आपके सारे इश्यूज़ उसके साथ सॉर्ट हो जाते हैं। फिर एक और चीज़ फूड का इशू होता है डायरेक्टली यहाँ आके ना, तो फूड पे थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ आप सबको करना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज़ चाहे वो हलाल है, अगर आप हलाल हराम की केयर करते हैं तो हलाल फूड है लेट्स सपोज़, उसमें भी आपको थोड़ा-सा स्मेल इश्यू आएगी और थोड़ा-सा इश्यू होगा स्टार्ट में ना, तो उस चीज़ का माइंड बना के आएँ। ये ना हो कि आप पाकिस्तानी खाना ही ढूँढे और यहाँ आपको मिले ना। बिल्कुल, तो कलीमुल्लाह अब यूनिवर्सिटी के सारे काम हो गए हैं, अब मार्केट्स एक्सप्लोर करनी है करीबी, जो सस्ती भी हों, तो स्टूडेंट्स कौन-कौन सी चीज़ वॉशरूम में हाइजीन की और अपने पर्सनल डोम में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, किचन के लिए कौन-कौन सा सामान जो है, कहाँ से कोई मार्केट्स कैसे वो एक्सप्लोर करें सारी? या ये अभी आप पहुँच गए हो डॉर्मेट्री में, तो अभी डॉर्मेट्री में पहुँचने के बाद तो खाने का जो इश्यू होगा वो साद भाई ने बता दिया है, कि थोड़ा-सा होगा, लेकिन अगर आप ढूँढोगे कोई शिनजानी रेस्टोरेंट, तो यानी कि वो हलाल रेस्टोरेंट ही होगा। तो वहाँ पे खाना मिलेगा, लेकिन वो स्मेल वाला फिर भी इश्यू रहेगा। इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर कि आप चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, फिर तो आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। अगर नहीं तो फिर आपके साथ थोड़ी चीज़ें होगी। लेकिन इस बीच बीच में 1-2 मैं टॉपिक पे आता हूँ। नहीं भूलें कि आपके जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके साथ बिल्कुल आप राब्ता बना के रखें, क्योंकि नए स्टूडेंट जब भी आते हैं, तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी आपका ख़्याल रखती है और आपको पहले खाना-वाना खिलाएगी, जब तक आप अपना कोई जहान शुरू कर दें। तो अभी आप डॉर्मेट्री पहुँच गए, आपको कौन-कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास बर्तन होने चाहिए, जो जैसे आप अपना शुरू कर सकते हो सिलसिला। तो बर्तन खरीदने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी वॉलमार्ट पे या किसी बाज़ार में मत जाओ, उसके लिए ताओबाओ या पिंडोदो बेहतर है। वहाँ पे आप कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पहले से रह रहा होगा, उससे आप पूछिए कि मुझे बर्तन खरीदने हैं, वो आपको लिंक दे देगा। क्योंकि मुझे भी किसी और ने लिंक दिया था, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा था जिली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम, तो मुझे कहा था कि आपको सबसे पहले बर्तन खरीदने हैं, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी खाने के बगैर नहीं रह सकता था, और चाइनीज़ खाना उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इतना, क्योंकि हम ज़्यादातर ट्रेडिशनल लोग हैं और बड़े बिल्कुल। अपने-अपने खाने में या मगन रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आप सामान तो जो भी होगा बर्तन वो ऑनलाइन खरीद लें। बाकी आपको सब्ज़ी वग़ैरह खरीदनी है, तो वो जो भी करीबी आपके कोई भी दुकान हो, वहाँ से आप खरीद सकते हो। सुपरमार्केट हो, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में भी सुपरमार्केट होते हैं, वहाँ से भी आपको सब्जियाँ और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे ही आप शुरू में आए, तो क्योंकि आपको ज़्यादा लोकेशन का पता नहीं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन कहाँ जाएँ, तो आप यूनिवर्सिटी वाला जो सुपरमार्केट है, अगर नहीं है तो उसके करीबी सुपरमार्केट ज़रूर होते हैं। वहाँ से आप अपना ज़रूरी सामान खरीद सकते हो। और क्योंकि अभी जैसे ही पाकिस्तान से चाइना आ रहे हैं, तो फिर आप सर्वाइव वाली हालत में हो जाते हो। तो जब आप सर्वाइव वाली हालत में हो जाते हो, तो आपको चीज़ों को सँभाल के रखना पड़ता है इसी बीच में। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो साद अब तो सारा कुछ इसमें हो गया है। एक और चीज़ मैं ऐड अप करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इधर जब न्यू, तो वो हार्ड फॉर्म में बहुत बड़ी करेंसी ले आते हैं, लेट्स सपोज़ 1500 युआन, 2000 युआन। तो फिर यहाँ हुँ, से बैंक आके चेंज नहीं करता यूजुअली ना, बड़ा वो मसला करते हैं कभी-कभार। जब तक आपका अकाउंट ना हो ना, आप किसी बैंक में चले जाएँगे, वो चेंज नहीं करेगा 1-2 बैंकों के अलावा। तो मेरा मशवरा ये है कि आप पाकिस्तानी नंबर पे अली पे बन जाता है। आप अली पे बनाएँ और कुछ आरएमबी अपने पास ऑनलाइन रखें, कुछ आप ले आएँ फिज़िकली।
बट बहुत बड़ी अमाउंट में हार्ड करेंसी लाएंगे तो आपके लिए ना कहीं आप यूज कर सकेंगे, क्योंकि हार्ड में यहाँ चेंज भी नहीं होता यूजुअली ओनर्स के पास ना, शॉप ओनर्स के पास। तो करेंसी की बात है। दूसरा एक दो और चीजें हैं कि एक ऐप है मेट्रो मैन, वो आप जरूर सर्च करें, क्योंकि आते ही आपको मेट्रो की जरूरत पड़ेगी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उस पर आपके पास मेट्रो के मैप्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास ए मैप है, इनका चाइना का ऑनलाइन मैप है, फर्स्ट इंग्लिश मैप। तो वो मैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि चाइनीज मैप आपको कक समझ नहीं आएगी, मतलब कुछ भी उसमें पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। इसके अलावा एक दो और चाइनीज ऐप्स हैं जिसमें बेदू ट्रांसलेट है। ट्रांसलेटर होना बहुत जरूरी है आपके पास, क्योंकि ट्रांसलेट के विदाउट आप इंग्लिश बोलेंगे या किसी भी चाइनीज को इंग्लिश नहीं आती, कॉमन चाइनीज को। तो ये दो तीन चीजें जरूर नोट कीजिएगा आने से पहले। जी बिल्कुल, तो कलीमुल्लाह भाई अब सारे काम हो गए हैं, अब बच्चे पाकिस्तान से, जैसे हम टाटों में पढ़े हैं छोटे होते, तो चाइना की बड़ी-बड़ी जो वहाँ पे शाहाना ज़िंदगी होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, अच्छे रोड्स देख के बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और एक्साइटेड होते हैं और इस एक्साइटमेंट में हम प्रोफ़ेसर को 4-5 महीने बाद जाके मिलते हैं और ये पाकिस्तानी बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि पहली मीटिंग प्रोफ़ेसर के साथ कब करनी चाहिए और बाय ईमेल या बाय वीचैट कैसे प्रोफ़ेसर को अप्रोच करना चाहिए फर्स्ट मीटिंग के लिए? ओके, दो किस्म की चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से चाइना आते हो तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपके जब क्लासेस होते हैं, 1 साल तो आपको क्लासेस लेने पड़ते हैं, आपकी कोई रिसर्च नहीं होती। लेकिन इस बीच में आपके पास है, क्योंकि प्रपोज़ल प्रोफ़ेसर को दिया हुआ है, उसने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है और उसने ही आपको बुलवाया है, तो प्रोफ़ेसर के साथ मीटिंग एक ज़रूरी कह सकते हो आप। और ये प्रोफ़ेसर से भी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्टली कभी-कभी ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट कहते हैं प्रोफ़ेसर को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, वो कहता है कि ठीक है मिलेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिव इतने नहीं होते। लेकिन आपकी क्या ज़िम्मेवारी है? आपकी ज़िम्मेवारी ये है कि आप के पास प्लान क्या है? अगर आपके कोई प्लान है फ्यूचर रिसर्च का, तो वो प्रोफ़ेसर के साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर आपका चाइना में कोई इश्यू है रहने का या कोई और चीज़ है जो प्रोफ़ेसर आपको हेल्प कर सकता है उसको सॉल्व करने में, तो आप प्रोफ़ेसर से राब्ता कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक दोस्त है इस यूनिवर्सिटी में, वो 2 स्टूडेंट रह रहे थे एक ही कमरे में, तो वो कह रहा था कि मैं दूसरे के कमरे में रहना चाहता हूँ, क्योंकि उन दोनों की नहीं बन रही थी। तो फिर क्या हुआ कि जो डॉर्मेट्री मैनेजमेंट है वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, यानी कि उसको दूसरा रूम प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो फिर वो अपने प्रोफ़ेसर से उसने राब्ता किया और फिर उसकी उसने हेल्प की। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो भी आप फेस करो, वो प्रोफ़ेसर से राब्ता करो, वो आपकी हेल्प कर देगा। और मीटिंग, अगर आप प्रोफ़ेसर कोऑपरेटिव है तो उसके साथ मीटिंग पहले ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि उसका बिहेवियर कैसा है, फ्यूचर आपकी जो रिसर्च जर्नी है वो कैसे गुज़रेगी और कैसी रहेगी उसके साथ। तो एक तो उसकी उसका माइंडसेट समझने के लिए भी आप उससे बात कर सकते हो। या ओके, तो सादुल्लाह अब प्रोफ़ेसर के और भी स्टूडेंट्स होते हैं जिसे हम लैबमेट्स कहते हैं, तो लैबमेट्स जो हैं उनके साथ कैसे बनानी चाहिए? उनको कोई खाने पे बुलाना चाहिए फर्स्ट टाइम या अपने रूम में बुलाएँ या बाहर रेस्टोरेंट में बुलाएँ ताकि एक इंटरैक्शन हो? क्योंकि ये मेरे में वहाँ पे ड्रॉबैक रहा है कि मेरे लैबमेट्स इतने कोऑपरेटिव नहीं थे। मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ इंटरैक्शन करने की कोशिश भी की है मगर वो उस तरह मेरे साथ ओपन नहीं हुए क्योंकि मैं एक ही स्टूडेंट था इंटरनेशनल। तो लैबमेट्स के साथ कैसे इंटरैक्शन फर्स्ट करें ताकि जो बाकी 3-4 साल हैं आपके हेल्दी गुज़रें लैब में? देखिए, पाकिस्तान से जो भी बैचलर मास्टर्स करके आता है ना, उसको यहाँ आके सबसे पहले तो हैरानगी होती है, क्योंकि यहाँ लैब इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने नहीं आते। तो सबसे पहले आपको चाइनीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली। अगर पाकिस्तानी कोई आपके ऊपर है, तो वो लकी हैं फिर आप, जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो कोशिश तो यही करें कि उनको शो ऑफ करें कि आप बड़े प्रोडक्टिव हैं और आप मतलब काम करने के नीयत से आए हैं। उनको कुछ ना कुछ कि आपको सिखाने में गेन मिलेगा तो आपको करेंगे हेल्प चाइनीज़। अदरवाइज़ वो बहुत बिज़ी होते हैं यूजुअली ना। बाकी खाने पे बुलाने की बात की, टू बी ऑनेस्ट यहाँ तो लैब में चाइनीज़ के पास टाइम ही नहीं होता। वो हर वक़्त लगे रहते हैं, एक्सपेरिमेंट लगा के चले जाते हैं और तो
लुभाव यही है बात का कि आप यूजुअली जब उनको शो करेंगे ना कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं और आपको उनको सिखाने में या उनसे सीखने में कुछ गेन है दोनों साइड्स पे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि वो बड़े मटेरियलिस्टिक लोग हैं, सीधी सी बात है। तो बाकी कोऑपरेटिव हैं, वो आपकी हर जगह लाइफ में हेल्प कर देंगे, बट अगर वो खुद बहुत बिजी हैं तो आपकी हेल्प उस तरह नहीं कर सकेंगे फिर। तो इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को ना। तो उसमें यही है कि आप खुद इंटरेस्ट लें, आप प्रोफेसर के साथ कोऑपरेशन बना के रखें, और इसके अलावा आप फिर चाइनीज से थोड़ी बहुत हेलो हाई किया करें, तो वो ये है कि ओकेजनली फिर आपको कुछ ना कुछ बता देंगे। तो ये सीन है। हम्म। अच्छा, ये अख्तर हुसैन कह रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टेप बाय स्टेप सेशंस फॉर गाइडेंस। तो इस तरह के जो सेशंस जो हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं होते। तो आज का मकसद ये था कि आपको सारे प्रॉब्लम्स, अब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो कलीमुल्लाह भाई पाकिस्तानी चले गए हैं। पाकिस्तान में आपको पता है हमारा एक कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट है फीमेल्स को लेके। तो वहाँ पे मेरे सब दोस्तों की कोशिश थी कि हम चाइनीज़ जो लड़की है वो फँसाएँ, और मुझे वो कहते होते थे कि तुम्हारी कोई चाइनीज़ दोस्त नहीं है, तो ये मिस्टेक करते हैं पाकिस्तानी। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर आपने उधर फीमेल्स चाइनीज़ के साथ इंटरैक्ट करना है, क्या रवैया होना चाहिए? क्या एडवाइस करेंगे आप आज जाने वाले बच्चों को? मेरे ख्याल से ये सही सवाल पूछा है मुझसे। तो ओके, पाकिस्तानी इन्वायरमेंट बिल्कुल ओके, पाकिस्तानी इन्वायरमेंट बिल्कुल कंजर्वेटिव नो डाउट, और मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो उसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं कि हमें चाइनीज़ लड़कियों को भी आप कह सकते हो पटाना चाहिए, या ये वो जो भी उनका मकसद होता है। तो अगर आप एक कल्चर को एक्सपीरियंस कर रहे हो, कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हो, और जैसे आप वो चाइनीज़ मेल के साथ इंटरेक्शन है आपकी, अगर इसी माइंड के साथ आपकी चाइनीज़ फीमेल के साथ भी इंटरेक्शन है, जो कि पॉजिटिव मोस्टली होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ जो लोग होते हैं वो पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही कंट्री है मे बी जो हमें थोड़ी बहुत इज्जत देती है, चाइना। तो वो हमें थोड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो इसी बीच में ये जो इज्जत की निगाह है ये बरकरार रहनी चाहिए, और उनके साथ पॉजिटिवली बात करनी चाहिए, और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा जो कौम का एक इमेज बना हुआ है वो उसको नुकसान पहुंचे। तो अगर उसके बाद आप चाइनीज़ लड़कियों से इंटरेक्शन करना चाहते हो या उसको दोस्त बनना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है, क्योंकि जैसे आप लड़कों से बात करते हो, लड़कियों से भी बात कर सकते हो। अगर आपकी वो दोस्त बन जाती है, नो इशू, कोई इशू नहीं है, आप वो आराम से चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इस बीच में आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए, चाइनीज़ लॉज़ को याद रखना चाहिए, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, और हुँ। इज़्ज़त के दायरे में, तमीज़ के दायरे में, और पॉज़िटिव चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दें। या कलीमुल्लाह भाई आपको पता है शेंडोंग यूनिवर्सिटी का एक बडी प्रोग्राम होता था और वो क्यों बंद हुआ? आप कभी पूछिएगा उधर। आप शेंडोंग में है ना इस वक़्त, तो यहाँ पे एक बड़ी प्रोग्राम जी। होता था हमारी यूनिवर्सिटी में। तो पाकिस्तानियों को हुँ, फीमेल्स चाइनीज़ उन्होंने दी कि आप इनको चाइनीज़ सिखाएँ, इनको सिटी एक्सप्लोर करवाएँ, और उन्होंने उनके साथ बहुत वाहियात हरकतें शुरू कर दी, तो फिर बड़ी प्रोग्राम उन्होंने बंद कर दिया था। तो हमारा जो रवैया है दूसरे मुल्क में जाके ये इस मामले में बहुत ख़राब है। तो साद भाई हमने अब कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, मिस्टेक्स जो पाकिस्तानी करते हैं। हमें डॉर्मिटरी में ये प्रॉब्लम्स हमने देखे थे कि रूममेट्स के साथ अक्सर पाकिस्तानियों के झगड़े रहते थे। इवन वो पाकिस्तानी के साथ रह रहे हों, किसी दूसरी नेशनैलिटी के साथ भी। तो क्या पाकिस्तानियों को करना चाहिए जब उनका कोई रूममेट होता है? कैसे उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? रूटीन दोनों की डिफरेंट है, सोच दोनों की डिफरेंट है, मेजर दोनों का डिफरेंट है। इस मामले में आप क्या एडवाइस करेंगे? देखें अब जैसे हम डोम में थे, हमारे साथ अफ्रीकी भी थे, इसके अलावा मेक्सिको के लोग भी हैं इधर, मतलब हर सब कॉन्टिनेंट के लोग आपको चाइना में मिलेंगे ना। तो अब बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग करेंगे, आपने नमाज़ पढ़नी होगी लेट्स सपोज़,
बहुत सारे लोग कुछ और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से आपको प्रॉब्लम होगा, और आपके कुछ कल्चरल डिफरेंस की वजह से उनको प्रॉब्लम होगा। तो इसमें बेटर यही है कि जैसे अब शान जाओतंग यूनिवर्सिटी है ना, उसमें कॉमन रूम है और 5 रूम है, उनके साथ एक कॉमन रूम है। तो आप कॉमन रूम में आप लोग म्यूचुअल ये डिस्कशन करेंगे। कॉमन रूम में आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, आपने जो करना है अपने रूम में करना है। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है। तो बेसिकली डिस्कशन करें, आप कम्युनिकेट करें। अगर आपको कोई इशू है डॉर्मेट्री में, कम्युनिकेट करें दूसरे के साथ। अगर आप जाके उसकी कंप्लेन करेंगे, वो कल को आपकी कंप्लेन कर देगा, इस तरह प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। और इवन कई दफा ऐसे होता है कि आप रहना ही आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप आए हैं काम करने के लिए, आपने लैब जाना है, अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखना है सबके साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कम्युनिकेट करें, बजाय इसके कि किसी को आप धमकी दें या कोई और नेगेटिव चीज़ करें। तो कम्युनिकेशन से मैंने देखा है मसाइल ठीक हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तानी जो हैं यहाँ, वो बहुत डिफरेंट गलत तरह की चीज़ें करते हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान का इंप्रेशन भी ऊपर बैड होता है, फिर यूनिवर्सिटी का रवैया भी चेंज हो जाता है उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन का, और उससे बड़े प्रॉब्लम होते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए यही है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल तो इग्नोर करें। आप एक फॉरेन कंट्री में हैं, आप पाकिस्तान में तो है नहीं है, बट अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम ठीक हो जाता है यूजुअली। बहुत शुक्रिया। कलीमुल्लाह भाई, अब कॉमन मिस्टेक्स में एक मिस्टेक हमने ये भी देखी है कि पाकिस्तानी डॉर्मेट्री में जहाँ रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक डॉर्मेट्री में एक ऐसा बंदा होता है जिसने मास्टर भी उधर से किया होता है, पीएचडी भी, और पोस्ट डॉक भी की कर रहा होता है, और वो सब बच्चों को जो नए आते हैं ताश के लिए अपने कमरों में बुलाते हैं, रातों को वो हो रही है, चाय की पार्टी हो रही है, फिर उसके ये हमने भी किया है। मैं बताऊँ, ये हम हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक बाबा होता है जो सब चीज़ों को खराब कर रहा होता है। तो नए स्टूडेंट्स जो जाएँ, आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो इस तरह के बाबे हों, उनसे कैसे आपने बच के रहना है? या हमारे पास भी बाबे बहुत है। तो जब आप पाकिस्तान से चाइना और यहाँ पे आप, क्योंकि वहाँ पे जब पाकिस्तान में होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती, और सडनली हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। लिविंग स्टैंडर्ड ये चीज़ें, क्योंकि हमें स्टाइपेंड मिलता है मुफ्त में, तो फिर तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों का दिमाग ख़राब भी होता है, क्योंकि वो फिर ध्यान नहीं देते कि किस मकसद से आए थे पाकिस्तान से चाइना, और उस टाइम पे उनके क्या मकासद थे कि उनको कुछ क्या करना है। बाद में फिर वो भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों को नहीं भूलते और पंक्चुअल रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो जो जो भी लड़का आए पाकिस्तान से चाइना, सबसे पहले तो अपना मकसद याद रखो कि आप आ किस मकसद के लिए रहे हो, और जब आपको स्टाइपेंड चाइनीज़ गवर्नमेंट दे रही है तो वो किस मकसद के लिए दे रही है। तो अगर आपके पास बेसिक अपना है मकसद कि आपको क्या करना है, चाइना में आके डिग्री क्यों करनी है, तो फिर तो सही है। उसके बाद अगर एडिशनली आप थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते हो तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप भूल जाते हो और बापों के कहने पे लग जाते हो, जो मोस्टली बापे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन बुरों की बात कर रहे हैं हम, तो वो मोस्टली बताते हैं कि आपको ड्रिंक करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना बिल्कुल, चाहिए, क्लब में जाएँ। या क्लब क्लब लेके जाते हैं ये वो। हुँ। तो आप अगर आप अपना काम करते हो, जो भी आपका वहाँ ऑब्जेक्टिव है चाइना में आने का, और ड्रिंक पे अगर आप काबू पा सकते हो तो पा लो। अगर, लेकिन ये खराब चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इनके कहने पे नहीं लगना चाहिए, ड्रिंक वगैरह नहीं करनी चाहिए। बाकी पॉजिटिव चीज़ें जो भी हो उनको अपनाना चाहिए, और थोड़ी बहुत एन्जॉयमेंट भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान से आए हैं एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री से, और सडनली हमारी लाइफ अच्छी हो गई है, तो हमें भी कंज़र्वेटिव ही होना चाहिए, और बिल्कुल अपने काम से काम भी करना चाहिए। उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत एन्जॉयमेंट भी करनी चाहिए। इस शहर को एक्सप्लोर ज़रूर करें, जिस भी सिटी में जाएँ, उस सिटी की जो फेमस जो भी लोकेशंस हैं, जो भी डेस्टिनेशंस है, जो भी, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, म्यूज़ियम्स होते हैं और पार्क्स होते हैं, उनको भी ज़रूर एक्सप्लोर करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस सिटी में रह रहे हो, और ये सिटी कितनी अच्छी है, कितनी कल्चर कैसा है लोगों का। बिल्कुल, तो मेरी तो एडवाइस बिल्कुल। ये है, और बाबों से
अच्छा बना के रखो, लेकिन उनकी जो बुरी बातें हैं उनको मत मानो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक ये आती है कि पाकिस्तानी ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखी थी कि 5-6 पाकिस्तानी मिलके खाना बनाना शुरू कर देते थे और 1 महीने बाद उनमें लड़ाई हो जाती थी, ये बर्तन नहीं धोता, ये नहीं करता, ये बाहर से चीज़ें नहीं लेके आता। तो ये मिस्टेक करते हैं पाकिस्तानी, पहले ग्रुप्स बनाते हैं, फिर टूटते हैं, फिर नफ़रतें। तो आप क्या एडवाइस करोगे, वहाँ पे अपना खाना बनाएँ, अकेले बनाएँ या ग्रुप्स में, जिस तरह ये बाद में फिर सेपरेट हो जाते हैं? लेकिन जहाँ भी 5-6 बंदे खाना बनाएँगे वहाँ लड़ाई होनी है, मसला होना ही है वहाँ। क्योंकि एक दो ऐसे होंगे जो कि सफाई नहीं करेंगे, जो कि कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ़ खाएँगे बैठ के। तो हाँ, एडवाइस मेरी यही है कि मैक्सिमम 2 लोग हों, तीसरा भी होगा तो लड़ाई होगी, ठीक है? बिल्कुल, तो बात ये है कि आप देखें आपकी पर्सनैलिटी किससे मिलती-जुलती है। अगर तो आप साफ़ हैं तो आप कोई साफ़ बंदा देखें अपने लिए, अदरवाइज़ बड़ा प्रॉब्लम है। तो 2 से ज़्यादा लोग खाना ना बनाएँ क्योंकि तीसरा बंदा भी प्रॉब्लम करता है यूजुअली। तो 5-6 तो यहाँ जितने भी हमारे साथ 5-6 थे वो बस 1 महीना साथ रहे हैं, उसके बाद उनकी लड़ाई हो गई है। तो खाना बनाना मजबूरी भी है, ये बात भी ठीक है आपकी और बहुत सारे लोगों को खाना बनाना आता भी नहीं है यहाँ आके ना, तो फिर मजबूरी में करना पड़ता है। 1 आध महीना आप करें, आप देखें अगर आपकी बनती है, ठीक है, चलें कंटिन्यू, अदरवाइज़ क्योंकि नहीं बन सकती मैंने देखा है यहाँ ना, 5-6 बंदे हाँ, जब भी होंगे ना तो एक तो मेसी बहुत हो जाएगा, खाना बनाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो जिसके रूम में बन रहा होगा वो बेचारा वो पिस जाएगा और बाकी लोग फिर उसके एक्सपेंस पे एंजॉय करेंगे। तो मुनासिब यही है कि आप 2-2 का पेयर चलें लेके। कोई आप अपने साथ अपनी पर्सनैलिटी अपनी जिससे आपकी मैच होती है उसको लेके चलें और सफाई रखें प्रॉपर और मिल-जुल के चलें इस तरह से तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, 2 पेयर बहुत अच्छी आपने एडवाइस की। तो कलीमुल्लाह भाई, कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस हो रही हैं। मैंने देखा था वहाँ पे नेपाली, इंडियन, अफ्रीकन, श्रीलंकन, बंगाली और अदर नेशनैलिटीज़ जितनी भी थीं, वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा जल्दी चाइनीज़ लैंग्वेज सीख जाते थे और पाकिस्तानी बिल्कुल भी चाइनीज़ लैंग्वेज पे फ़ोकस नहीं करते थे। ऐसे ही खेल-तमाशे में लगे रहते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है कि हम एक मुल्क में जाके उनकी लैंग्वेज पे फ़ोकस नहीं कर रहे, जो मुस्तकबिल में हमें वहाँ पे फ़ायदा दे सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा ही इग्नोरेंट होते हैं और एज़ कम्पेयर टू बंगाली या जो ब्लैक लोग होते हैं उनके। तो सबसे पहली बात तो देखें कि कल्चर यहाँ का चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ अगर आपको पढ़ा रहे हैं फ्री में, तो उस पे फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि पहले साल में कोई रिसर्च वगैरह नहीं होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ के डिपार्टमेंट्स या स्कूल, उनकी रिसर्च मोस्टली शुरू हो जाती है, लैब तो उनको जाना होता है। तो अपने हिसाब से देखें और चाइनीज़ लैंग्वेज पे अगर आप फ़ोकस करेंगे तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ कल्चर को समझ सकेंगे। क्योंकि हम जब अपने कंट्री से आ रहे हैं यहाँ पे हमारा एक जो मेन मकसद है वो तो पढ़ना है, लेकिन उसके साथ-साथ कल्चर को एक्सप्लोर करना भी हमारा मकसद होना चाहिए और जो ज़रूरी है। क्योंकि आप दूसरे कंट्री आओ और सिर्फ़ डोम में रहो और सिर्फ़ अपने ही लोगों से बातें करो, पाकिस्तानियों से, तो इसमें और पाकिस्तान में जो आपकी ज़िंदगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बनाओ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो है लैंग्वेज। तो बेसिक नीड है चाइना में, क्योंकि अगर आप यूरोपियन कंट्री में हो तो वहाँ पे लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली लोग इंग्लिश नहीं समझते। तो ये ज़रूरी है इंग्लिश समझना और चाइनीज़ सीखना, जो कि हमें समझने की ज़रूरत है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो फिर फ़ोकस करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ टीचर जो जहाँ पे चाइनीज़ पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अगर उनके फ़ोकस करें स्टडी पे तो हम बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। जब हम बेसिक चाइनीज़ सीखेंगे तो हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और ये चीज़ें हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखना चाहिए और अपने मकसद को याद रखना चाहिए और एक्सप्लोरर होना चाहिए चाइनीज़ सोसाइटी में। बिल्कुल। अच्छा, एक हमारे सुन रही हैं, कोमल कह रही हैं, आई विश कि मेरे ड्रीम्स भी पूरे हो जाएँ। तो आपके भी ड्रीम्स पूरे होंगे इंशाल्लाह, आप कोशिश करती रहें। अच्छा, किसी ने अगर कॉल पे बात करनी है तो ये लिंक है, इस पे क्लिक करें,
तो कॉल पे आ जाएँगे। अच्छा साथ पाकिस्तानी एक और कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वहाँ पे इल्लीगल पार्ट टाइम जॉब्स ढूँढना शुरू कर देते हैं। हमारे कुछ दोस्त थे, उनको वार्निंग्स भी हुई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रॉपर लेटर इश्यू हुए थे इंटरनेशनल ऑफ़िस की तरफ से कि आपने यहाँ वो प्रॉपर तस्वीर भी उन्होंने अटैच की थी कि आप यहाँ पे इस स्कूल में एंटर हो रहे हैं। इस तरह एक लड़का था, उसने ऐसे कैप पहन के ना एंटर हो रहा था। तो आप क्या कहेंगे जो इस तरह इल्लीगल जॉब करने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको टैकल करें बच्चे या फ़ोकस करें अपनी स्टडी पे? देखिए यहाँ करते हैं लीगल जॉब, यहाँ ईरान में भी हैं, लोग करते हैं बेसिकली। बट बात ये है कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस बहुत क्विक है और बहुत ज़्यादा वो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कौन बंदा किधर इल्लीगल काम कर रहा है। तो बेसिकली एक था इंसान यहाँ, अभी तो जा चुका है वापस, तो वो जॉब कर रहे थे यहाँ। तो बेसिकली 10-12 दिन तो हुए उनको, उसके बाद ज़रा आई पुलिस, उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं इधर? तो उन्होंने कहा मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। उन्होंने कहा चलें। अच्छा जब नेक्स्ट टाइम वो आए ना, तो उन्होंने पूरी डिटेल लिया है कि आपने इस दिन को यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है, फिर इस दिन बिल्कुल। को आप यहाँ से गए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ जब अली पे आपने यूज़ करना है, आपने पेमेंट ऑनलाइन करनी है ना, इनके पास एक-एक चीज़ का रिकॉर्ड है आपकी। फिर इनको ये तक पता होता है चाइनीज़ इंटेलिजेंस या इनकी पुलिस को कि आप कब से कहाँ गए हैं। तो बेसिकली आप अगर फाइन करवाते हैं बहुत हैवी, या अगर आप खुदा न खास्ता आपको ये डिपोर्ट करते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। कोशिश करें, हुँ। क्योंकि देखें अगर आप स्कॉलरशिप पे आए हैं, चाइना में वैसे सीएससी स्कॉलरशिप मिल जाती है इजीली। कोशिश करें स्कॉलरशिप पे आएँ ताकि आपको जॉब की नीड ना फ़ील हो। बट कुछ लोग ना, अब मैं आपको क्या बताऊँ, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो जिनको मैं जानता हूँ, वो जान के उनकी प्रायोरिटी होती है कि उन्होंने स्टडी नहीं करनी है, उन्होंने बस एन्जॉयमेंट करनी है, जॉब भी करनी है साथ। फिर वो क्या होता है कि यूजुअली वो अपना नुकसान करते हैं बेसिकली। वो महीने डेढ़ महीने बाद उनको या तो बहुत हैवी फाइन होता है 10,000 15,000 युआन, या फिर खुदा न खास्ता वो डिपोर्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप ये सोच के कभी भी ना आएँ चाइना कि आपने जॉब करनी है। आप ये सोच के आपने पढ़ाई करनी है, अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई और सोच है तो आप निकाल दें दिन से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ इस नियत से आते हैं कि वो यहाँ से किसी और कंट्री अप्लाई करेंगे, तो ठीक है, वो जिसने जहाँ जाना जाए। बट मीनवाइल आप जब तक यहाँ हैं तो आप कोशिश करें कि आप कोई इल्लीगल एक्टिविटी में ना पड़ें, ये बड़ा नुकसानदेह है आपके लिए फ्यूचर में। बिल्कुल, तो चाइनीज़ इंटेलिजेंस बहुत फ़ास्ट है, कोशिश करें कि वहाँ पे ऐसा ना करें। अच्छा कलीमुल्लाह भाई, मैंने क्वेश्चन जो पूछना है ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, कॉमन मिस्टेक जो पाकिस्तानी करते हैं, और मेरे ख़्याल से इस तरह के क्वेश्चंस पूछने भी चाहिए ताकि आने वाले लोगों के लिए फ़ायदा हो। पाकिस्तान की जो कम्युनिटी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे अगर 50 पाकिस्तानी हैं, तो 2 पाकिस्तानी लड़कियाँ भी होती हैं। तो वो 50 सब लड़के आपस में मैंने लड़ते देखे हैं, कोई किसी उसका कुछ कर रहा है, कोई उसके खाने बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है उसके, कोई उसके लिए खाना वेजिटेबल्स लेने जा रहा है। तो मैंने वहाँ पे विकटें भी चलती देखी हैं, डंडे भी चलते देखे हैं, लड़ते भी देखे हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि 50 लड़कों में अगर 2 पाकिस्तानी लड़कियाँ या 3 पाकिस्तानी लड़कियाँ हों, तो क्या बिहेवियर होना चाहिए कम्युनिटी का वहाँ पे? ये तो ऑब्वियस चीज़ है, अगर लड़कियां हैं आप, क्योंकि जब आप एक कम्युनिटी बन जाते हो तो लड़कियां हो या लड़के हो वो एक ही काउंट होते हैं कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जो दूसरे मुल्क वाले हैं वो आपको ऐसे ही समझते हैं ये पाकिस्तानी है, और ये इंडियन है या ये अफ्रीकन है, ये जो पार्टिकुलर कंट्री है उसके हैं। तो आप कंट्री के हिसाब से जाने जाते हो, और आपस में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो लड़के हो या लड़कियां हो, वो रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। वो डिपेंड करता है उस लड़की पे कि वो जो कभी-कभी ऐसे होता है ना कि एक लड़की का कोई दोस्त होता है, उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो कर सकती है, वो उसको पूरा हक हासिल है, और लड़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है, लड़का हो या लड़की हो, वो किसके साथ बात करना चाहता है, किसके साथ बात नहीं करना चाहता, कैसे रहना चाहता है, कैसे नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पे हम आप एक मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करें, और लड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे मुल्क का नाम बदनाम हो। ये ज़रूर बात ज़हन में रखें, क्योंकि पाकिस्तानी अच्छे भी होते हैं,
यहाँ पे बुराइयाँ कर रहे हैं। बहुत पाकिस्तानी अच्छे भी होते हैं, लेकिन बुरे भी होते हैं, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होता है, लेकिन थोड़े बुरे ज़्यादा होते हैं पाकिस्तानी। तो आपको पता है कलीम भाई, हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखे थे अपनी यूनिवर्सिटी में। लोग डंडे और विकेटें, बल्ले, हमने ये चलते देखे हैं। तो इस तरह का करने को मुझे नहीं मिला। मैं भी, लेकिन मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। यहाँ पे जो भी लड़कियाँ लड़के रहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले, बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ। या इस यूनिवर्सिटी में अब तो मैं रह रहा हाँ, अब तो सीख चुके हैं ना। जब हम गए थे तब नए-नए पाकिस्तानी ना निकले थे चाइना के लिए ना, और वो या उनको समझ ही नहीं आती थी कि हमने कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, ये प्रॉब्लम्स। अच्छा साहब, नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी पाकिस्तान से कोई आता है तो उसको एक मैसेज आता है दूसरे मुल्क से, चाइना से, कि यार मेरा ये सामान लेके आना। और समटाइम्स वो सामान जो होता है, आपको पता है, अगर एयरपोर्ट पे कोई मसला हो जाए तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और चाइना इस मैटर में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। तो अगर मुझे मैसेज आए कि यार मेरा ये सामान लेके आओ, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दूँ या क्या करूँ? देखिए, ये आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया है। और जब मैं टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम चाइना आ रहा था, तो मुझे मेरे अब्बू ने स्पेशल कहा कि किसी का सामान नहीं लेना साथ, क्योंकि तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आपके बैग में से सामान निकला है, वो आपका कंसिडर किया जाएगा। आप एयरपोर्ट पे कोई भी जस्टिफिकेशन दें किसी को कि ये मेरे दोस्त का सामान है, ये एयरपोर्ट पे उसने मुझे दिया, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। बेशक वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो तो वो दूसरे को भी पकड़ें उस बात पे। तो कभी भी किसी इर्रेलेवेंट या जिसको आप जानते नहीं है पर्सनली, उसका सामान ना लें एयरपोर्ट पे। बट अगर आप किसी को जानते हैं, लेट्स सपोज बहुत आपका क्लोज फ्रेंड है, कोई कोई आपका फ्यूचर फेलो है, तो अगर उसका आपने सामान रखना है तो आप प्रॉपर चेकिंग करें खोल के। तो ये आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव होती है ना, तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आजकल किसी को भी। तो जब भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हो तो वो बेचारे फर्स्ट टाइम होते हैं, तो उनको बहुत सारे लोग वहाँ कहते हैं कि हमारा सामान एक्सीड हो गया लिमिट से, तो आप रख लें। तो आप कभी भी अननोन बंदे का सामान ना रखें अपने साथ, बेशक वो आपकी फ्लाइट में हो, बेशक आपका फेलो हो, जिसको आप जानते नहीं हैं पर्सनली। बिल्कुल, तो कलीमुल्लाह भाई, समटाइम्स ऐसे होता है कि एयरपोर्ट पे हमने ऐसे मूवीज़ में देखा है कि एयरपोर्ट पे कहते हैं कि यार मेरा सामान का ख़्याल रखना, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। तो थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है, वॉशरूम वाला बंदा गायब हो जाता है, जो सामान की टेक केयर कर रहा होता है, पुलिस इसको पकड़ के लेके जाती है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो, बंदा फेस करे एयरपोर्ट्स पे, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? मोस्टली चीज़ें जो जैसे साद भाई ने कहा कि आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाए, और दूसरे लोगों से परहेजगारी करनी चाहिए, बिल्कुल खबरदार होना चाहिए। ये केसेस जो आपने एक्सप्लेन किया है, ये बहुत कम होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। फिर क्योंकि एयरपोर्ट पे कैमरा भी होती है, तो अब अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई खराब चीज़ नहीं की, तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन आपने अगर किया है तो वहाँ पे कैमराज होती है, अगर आपके बैग में से कुछ कोई चीज़ मिली है तो वो तो आपकी कंसिडर की जाएगी, कि क्योंकि वो तो आपकी बैग में से। तो इस बीच में आपको खबरदार रहना पड़ेगा, और लोगों जो भी आपके साथ बैठा हो, वो पता नहीं है आपको कि वो अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है। कभी-कभी ऐसे होता है कि आपका दोस्त जो है वो इकट्ठे जा रहे होते हैं, तो वो तो फिर सही हो गया। लेकिन अगर आप पहली बार हो और पहले ही आप मुरझाए हुए हो, पहले ही आपको पता नहीं कि क्या करना है आगे, तो इस बीच में कोशिश करें कि किसी के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली मत हो। अपने आप को सँभाल के रखें, जब तक आप चाइना में आ जाएँ, और जब तक आप वो चीज़ों को खुद समझ जाएँ, तो उस दरमियान में आपको बहुत ही सँभल के रहना पड़ेगा। बिल्कुल, एहतियात का दामन पकड़ना चाहिए। साथ नेक्स्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अगर किसी बच्चे का चाइना से पीएचडी होता है दूसरे मुल्क में, तो बच्चे जो होते हैं वो बताते नहीं हैं, चुप करके निकल जाते हैं। ये आपका हक है कि आप अच्छी लाइफ़ के लिए जाएँ। मगर जब मैं यहाँ पे पहुँचा था, मैंने बहुत पोलाइट ईमेल की थी अपने प्रोफ़ेसर को, चाइना वाले, और उसने मुझे एक फॉर्म भेजा था कि ये फॉर्म फिल करो, और मैंने वो फॉर्म फिल किया, मैंने प्रोफ़ेसर को अपने साइन करके भेजे, और उसने अपने साइन करके इंटरनेशनल ऑफ़िस में
सबमिट करवा दिया और मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं यूरोप में हूँ, मैंने ये कहा था मैं पाकिस्तान में हूँ, घर में कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह मैंने बहुत ज़्यादा केसेज़ देखे हैं रिसेंट 2-3 इयर्स में जो बच्चे यहाँ पे आए हैं चाइना से, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी को बताया तक नहीं, उनकी इन्फॉर्मेशन में भी नहीं लेके आए कि हम कहाँ पे हैं। तो क्या एडवाइस करते हो जब ऐसा कोई भी सिनेरियो हो? देखें, ये बहुत बैड रिप्यूट क्रिएट करती है चीज़। अगर आप अपने प्रोफ़ेसर को बताए बगैर निकल गए यहाँ से, तो इवन 1-2 केसेज़ मैंने ऐसे देखे हैं कि प्रोफ़ेसर ने लैपटॉप वगैरह कुछ एक्सेसरीज़ दी हुई थी, वो भी लेके निकल गए हैं स्टूडेंट्स यूरोप वाली साइड पे। तो एक आपको पता है इंजीनियरिंग में ख़ास तौर पे लैब होती है पूरी, जिसमें बहुत मल्टीपल स्टूडेंट्स होती हैं प्रोफ़ेसर के अंदर। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप अपने फेलोज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके जाते हैं, जो कि इट्स नॉट गुड बेसिकली। अगर आप अपनी ईज़ के लिए किसी को ऐसे प्रॉब्लम में रख रहे हैं, तो फिर आप खुद पाएँगे उसके बारे में ना, टिट फॉर टैट। तो कभी भी ऐसे ना करें, अगर आपने निकलना है लेट्स सपोज़ आपको पूरा-पूरा हक है, बट ऑनेस्टली जैसे आपने प्रोफ़ेसर को ईमेल की पोलाइटली, आप बेशक फैमिली प्रॉब्लम कोई भी आप इश्यू बता दें, बट पोलाइटली बताएँ, अपनी रिप्यूट मेंटेन करके जाएँ। ऐसा ना हो कि प्रोफ़ेसर फिर ये कहे कि मैंने पाकिस्तान से स्टूडेंट्स ही नहीं लेने या कुछ ऐसा-वैसा उसकी ऐसी रिप्यूट हो जाए। अभी पाकिस्तानी तो जैसे कलीम भाई ने कहा कि चाइनीज़ जो है हमें इज़्ज़त बहुत देते हैं। मतलब लेकिन बाकी आप कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमें बिल्कुल इज़्ज़त नहीं देते। वो हमें समझते हैं ये बहुत गरीब मुल्क है पाकिस्तान। तो अगर चाइनीज़ हमें इज़्ज़त देते हैं तो हमें इसका फिर मान रखना चाहिए और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बैड रिप्यूट क्रिएट हो बेसिकली। बिल्कुल, तो ये उनके रूल में भी शामिल है, आप ईज़िली जो है एक फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर प्रोफ़ेसर साइन करता है और आप वो इंटरनेशनल ऑफ़िस में जमा करा देते हैं। बहुत शुक्रिया कलीम भाई साहब। कलीमुल्लाह भाई एंड पे क्या एडवाइस करेंगे बच्चों को? एक टेक अवे मैसेज क्या देंगे सबको? क्या सबसे पहले तो जब भी आप पाकिस्तान से आए, सबसे पहले तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और ओके। उसके बाद आप जो भी ज़रूरी सामान है मैं ओवरव्यू दूँगा आपको कि उन चीज़ों को आप लाना मत भूलें, जो भी जिसके बगैर आप आसान ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते, आप उनको ज़रूर लेके आओ अपने साथ और पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ आओ और बहुत ही कॉन्फिडेंस हो अपने आप के आपको। जैसे ही चाइना में आओ, तो अपनी आप ज़िंदगी शुरू कर दो बस आराम से और कोई घबराने की चीज़ नहीं है। और जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी है, दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, आपका प्रोफ़ेसर है, आपकी यूनिवर्सिटी है, ये सारे आपसे कोऑपरेट करेंगे और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सफ़र आराम से शुरू करो और आगे बढ़ो। साद भाई क्या टेक अवे मैसेज देंगे? देखिए, मैं इसी में ऐड अप करूँगा कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान, वो ये पाकिस्तान से चाइना, वो ये माइंड बना के आएँ कि आपको बहुत सारे आते ही इनिशियली प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। जैसे अमर आप पहले चाइना में आए, शेंडोंग में, अभी आप यूरोपियन कंट्रीज़ घूम रहे हैं। तो कहीं भी आप रिलोकेट करेंगे ना इवन विद इन पाकिस्तान भी, तो आपको बहुत सारी इनिशियल प्रॉब्लम होंगे, जिसमें फूड का है, जिसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी-मोटी। तो इनिशियली प्रॉब्लम्स आते हैं किसी भी जगह पे, बट फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी आप फ़ॉरेन कंट्री में जाते हैं तो एक्सपोज़र और हर चीज़ रिसर्च में बहुत फ़ायदे हैं। तो आप माइंड बना के आएँ और ख़ास तौर पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं पर्सनल में कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा, बहुत डिसअपॉइंट हैं। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई प्रोफ़ाइल में ही मसला हो। कभी-कभार ऐसे होता है कि कोई एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप बहुत रिव्यू नहीं करवाते। कभी-कभार कोई जैसे सीवी में इश्यू होता है, प्रपोज़ल में इश्यू होता है, तो आप रिव्यू करवाया करें अपने सीनियर से और अच्छे से अप्लाई करें इंशाल्लाह ज़रूर। अगर हम आ गए हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? तो इंशाल्लाह होपफुल रहें। बिल्कुल, तो ये कमेंट है कि 2 इयर्स नहीं 6 मंथ्स तक आपको चाइना में रहना है। जब मैंने नीदरलैंड का वहाँ से अप्लाई किया था, तो उनकी एम्बेसी का रूल था कि 6 मंथ्स तक आप चाइना में रिज़ाइड करें। तो आई डोंट नो दूसरे कंट्रीज़ का डिफरेंट रूल हो, मगर 6 मंथ्स तक आपने चाइना में लाज़मी रहना है, अगर आपने किसी भी शेंजन ज़ोन में आना है। तो बहुत शुक्रिया। एंड पे मैं ये कहूँगा कि जब मैं यूरोप में आया था, अपने प्रोफ़ेसर से मिला, तो उसने मुझे ये कहा कि हम चाइनीज़ ग्रेजुएट्स को हायर करना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी स्पीड और उनका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने चाइना से रिसर्च सीखी और
उसी जो मैंने वहाँ पे सीखा पब्लिकेशन की, उसकी बेस पे मुझे पूरा शेंजन ज़ोन जो है वो देखने का मौका मिला। तो चाइना को फॉर ग्रांटेड ना लें, जो आज हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या-क्या करते हैं, पाकिस्तानी लैंग्वेज जाके सीखें और जितने भी हमने कलीमुल्लाह भाई ने, साद भाई ने प्रॉब्लम्स बताए हैं, ये बिल्कुल भी उधर जाके रिपीट ना करें। और ये जो रिकॉर्डिंग है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगी। अगर मुस्तकबिल में किसी ने सुननी हो तो इंशाअल्लाह उसको लिंक हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करेंगे। तो कलीमुल्लाह भाई बहुत शुक्रिया, साद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम बहुत दिया। शुक्रिया, इंशाअल्लाह बहुत आपको शुक्रिया। हाँ, फिर आपको इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।